कोई साधारण पार्टी नहीं। आप ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, मैं बीजेपी का ही हूं, केवल फ्रेंड नहीं हूं। आप क्योंकि यहां पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो विदेशों में रहने वालों के लिए हमने ये फोरम शुरू किया कि जो फोरम जिसमें अगर मानो कोई व्यक्ति आप में से और वह यहाँ का अमेरिकन सिटीजन भी बन गया तो भी कोई बात नहीं, यू कैन बी अ फ्रेंड ऑफ द बीजेपी, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बीजेपी। तो मैं तो इससे आगे बढ़कर के कहता हूं, जो आप लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि अच्छा अगर ओवरसीज जितने भारतीय रहते हैं, भारत मूल के लोग रहते हैं, उनको वोट का भी अधिकार दिया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो हमारे यहाँ का जब कानून बनेगा, हमारे यहाँ पर परिवर्तन होंगे तब हो सकता है। आज समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वह सामान्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैंने ये दोनों उदाहरण दिए विवेकानंद जी के, और विवेकानंद जी की ये इच्छा कि मैन मेकिंग मशीनरी होनी चाहिए कि जो चरित्रवान, देशभक्त, समर्पित, देश के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर ऐसे लोग निर्माण हो, मेन विथ अ कैपिटल एम। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ जो बना उसका कारण प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 में जन्म होना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म जिस व्यक्ति के कारण हुआ, जिस महापुरुष के कारण हुआ, उस डॉक्टर हेडगेवार की कल्पना यही थी कि राजनीति में भाग लिए बिना अगर ऐसा कोई सिस्टम तैयार हो, मैकेनिज्म तैयार हो, यंत्र तैयार हो जिससे श्रेष्ठ मनुष्य बने, मैन मेकिंग मशीनरी जिसको विवेकानंद जी ने कहा, तो वो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा और बनने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग। वो अगर न होते जिन्होंने पंडित दीनदयाल जी जैसे, नानाजी देशमुख जैसे, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, ये सारे लोग जो थे उनके कारण, और केदारनाथ साहनी जिनका नाम अभी लिया गया, ये सारे के सारे ऐसे लोग थे who were outstanding people, outstanding men, outstanding, समर्पण के भाव से, देशभक्ति के भाव से, चरित्र के भाव से, कार्य के भाव से, कर्मठता में किसी भी पहलू से देखा जाए। और ऐसे लोगों के निर्माण के द्वारा डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि राष्ट्र महान हो सकता है, और राष्ट्र महान हो सकता है। और इसीलिए जब जनसंघ का निर्माण हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका निर्माण किया, तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हुए। मैं अनेक बार कहता हूं कि मैं अगर आज जिस प्रकार से काम कर पा रहा हूं तो उसका कारण यह है कि 1951 में मैं भारतीय जनसंघ का बना, और 52 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं हिंदुस्तान में, जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं, राइट अप टू 2009, कोई ऐसा चुनाव नहीं कि जिसमें मैंने भाग न लिया हो। सब चुनावों में भाग लिया है, either as a campaigner for the party or as a candidate for the party. It has been to my advantage, and I believe that मैंने अपने द्वारा जो राजनीति के माध्यम से जितनी देश की सेवा कर सकता था वो करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। I have been a ringside viewer of every important event, right from independence and partition to, मैंने भले बहस की थी उनसे, बेनजीर थे, लेकिन बाद में जब
1975 में और इमरजेंसी लग गई, तो हमको लगा कि अब मानना पड़ेगा कि कम से कम सूर्य जो है या चंद्रमा है उसका प्रकाश तो पूरी देर आता रहता है, लेकिन कभी कभी कोई मौका आता है जब उन पर भी ग्रहण लग जाता है। तो हिंदुस्तान ने लोकतंत्र जो जिस प्रकार से अपनाया वह वास्तव में एक प्रकाश स्तंभ खड़ा किया, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ पर भी ये इमरजेंसी नाम का कलंक लग गया, ग्रहण लग गया, और उस ग्रहण में सब लोग जेलों में गए, सब गए जेल में। यानी कोई हैरान होते हैं लोग, कभी कभी आते हैं विदेशों के बड़े बड़े नेता आते हैं, आकर के मिलते हैं और वो देखते हैं पुस्तक। मेरी पुस्तक है जिसका नाम है प्रिजनर स्क्रैप बुक। तो पूछते हैं कि ये आपके नाम से लिखी है, तो आप जेल में गए, आप क्यों जेल में गए? मैंने कहा तकदीर होती है किसी की, अपनी अपनी। और मैं मानता हूं कि मुझे कभी कोई पूछता है ना कि पिछले कुछ 30-40 सालों में कौन सा समय है कि जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा, तो मैं कहता हूं मुझे वो 19 महीने बहुत अच्छे लगे जब मैं बेंगलोर के सेंट्रल जेल में था। वाजपेयी जी, मैं, दंडवते जी, श्यामनंदन मिश्रा, हम 4 MP थे जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए वहां गए थे, और वहां बेंगलोर में हमको गिरफ्तार कर लिया और ले गए हमको सेंट्रल जेल में। आज वो सेंट्रल जेल नहीं है, उस सेंट्रल जेल को वहां के लोगों ने बदल करके एक फ्रीडम पार्क बना दिया है और मुझसे उसका उद्घाटन करवाया है। लेकिन मैं मानता हूं कि उस एक 19 महीने के काल ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया, और जो सिखाया उससे ज्यादा इस बात का हमको संतोष दिया कि जिन जिन चीजों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, देश की एकता, उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म देकर के ही भारतीय जनसंघ को, और पहला आंदोलन चलाया तो वो चलाया कश्मीर के कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए, देश की एकता के लिए। और उस कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने केवल आंदोलन नहीं चलाया, तो उन्होंने चुनौती दी और कहा कि आपका जो कानून है, जो ये कहता है कि मुझे अगर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना है तो मुझे वहां के राज्य सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। जैसे वीसा लिया जाता है ना विदेश से, वैसे मुझे परमिट लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में रह करके मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माण किया है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं बिना परमिट के प्रवेश करूंगा। आप जो मुझे दंड देना चाहें दंड दीजिए। अब दंड दे सकती थी, यहाँ की सरकार भी दे सकती थी, और उनको पठानकोट में ही गिरफ्तार कर सकती थी अंदर प्रवेश करने से पहले, लेकिन यहाँ की सरकार ने उनको जानबूझ करके जाने दिया। और वहां पहुंच रही, वहां पर पुल है एक, माधोपुर के बाद, पठानकोट के बाद एक पुल है जो पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। तो उस पुल के आधे रास्ते में और पुलिस खड़ी थी, और उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी से पूछा कि आपके पास परमिट है यहाँ के राज्य सरकार का? उन्होंने कहा नहीं, मैं परमिट नहीं लूंगा और मैं बिना परमिट के जाऊंगा, आपको जो करना है करिए। और उन्होंने उनको कहा हम आपको गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लीजिए आप, और उन्होंने, उनके साथ साथ वाजपेयी जी भी गए थे। उस पूरे टूर में वाजपेयी जी उनके साथ थे वहाँ अंदर प्रवेश करने से पहले। और मुझे याद है उन दिनों में मैं कोटा में था, राजस्थान में, और स्टेशन से वो दोनों जब साथ साथ गुजरे थे तो मैं उनको रेलवे स्टेशन पर मिलने गया था, और मैंने पहली बार दोनों को साथ साथ देखा। और फिर जो हुआ सबको पता है। उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि तुम जाकर के देश को बता दो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका हूं बिना परमिट के,
और लेकिन एक बंदी के रूप में।